हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये आपके बी फार्म 7 सेम का सिलेबस है और इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपका ये जो पूरा सिलेबस है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, यूनिट 1 एंड 2 ये आपका डील करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और आपका यूनिट 3, 4 और 5 ये आपका डील करता है क्रोमेटोग्राफी से। क्योंकि हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानना ज़रूरी है। इसीलिए आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, किसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, इसका क्या डेफिनेशन होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आपका ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो साइंस का एक ब्रांच है जो कि क्या डील करता है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटम। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनका किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, किसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो ये ऐसे रेडिएशन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, तो इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। और जब ये रेडिएशन किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसकी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, उसी स्केल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे कि अगर हमें साइज को मेजर करना है तो हम किसी भी टेप का यूज कर सकते हैं या एक स्केल का यूज कर सकते हैं। कॉमनली जो हम स्केल यूज करते हैं जो कि सेंटीमीटर में होता है, वो भी क्या है, एक तरीके का साइज को नापने का स्केल है। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी एक स्केलिंग के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। ये आपका क्या है, एक स्केल है। सबसे पहले इस स्केल में आपका आता है गामा रेज, सेकेंड में आपका आएगा एक्स रेज, उससे हायर साइड में जाएंगे तो आपका आएगा यूवी रेज, और बीच में आपका आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे विजिबल लाइट का आपने देखा होगा विप क्योर, आपने इसके बारे में सुना होगा विप क्योर के बारे में। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके किसके अंडर आते हैं, विजिबल लाइट के अंडर आते हैं। जब किसी भी लाइट को प्रिज्म से आप पास करेंगे तो वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है जिसे विप क्योर कहा जाता है, और यही हमारा क्या होता है, विजिबल लाइट होता है, ठीक है। तो आपका यूवी और इंफ्रारेड इन दोनों के बीच में क्या आता है, विजिबल लाइट आता है। विजिबल लाइट का रेंज आता है जो कि आपके 7 कलर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। वॉयलेट इस तरफ रहेगा, यूवी के जस्ट बाद आपका वॉयलेट कलर रहेगा, और इंफ्रारेड के जस्ट पहले आपका क्या रहेगा, रेड कलर रहेगा। इसीलिए वॉयलेट, यूवी मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वॉयलेट। वॉयलेट के जो पहले आएगा वो अल्ट्रा वॉयलेट रेज कहलाएंगी, और रेड के जो बाद आएगा वो इंफ्रा रेड रेडिएशन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका ये बीच में आता है विजिबल लाइट, उसके बाद आपका आएगा इंफ्रा रेड। रेड कलर के बाद में जो लाइट आएगा उसे इंफ्रारेड कहा जाएगा। उसके बाद आपके आते हैं माइक्रोवेव्स, फिर आते हैं आपके रेडियो वेव्स और एनएमआर। तो इस तरीके से हम इसकी स्केलिंग को करते हैं। गामा रेस आपने सुना होगा, गामा रेस का यूज़ हम मेनली कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो गामा रेस होती हैं उनका यूज़ रेडिएशन थेरेपी में किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसके बाद आते हैं एक्स रेज। एक्सरे के बारे में भी आप जानते होंगे, जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तब हम क्या करते हैं, एक्सरे निकलवाते हैं उस बोन का, तो उसी में जो लाइट यूज़ होता है वो आपका आता है एक्स रेज में। यूवी रेज, यूवी रेज के बारे में भी आपने सुना होगा। मेनली जो सनलाइट होता है उसमें यूवी रेज प्रेजेंट होती है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो सनलाइट में प्रेजेंट होती है। इसीलिए जब आप ऐड देखते होंगे सनस्क्रीन का, मेनली जो होता है सनस्क्रीन जो होता है इसमें आपका दिया होता है यूवी प्रोटेक्शन, कि आपका 90% यूवी से प्रोटेक्ट कर रहा है, 95% यूवी से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है आखिर में, तो आपका जो भी सनलाइट होता है उसमें यूवी रेज प्रेजेंट होते हैं। जब वो हमारी स्किन में पड़ती है तो इससे हमारे स्किन में डैमेज भी हो सकता है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया जाता है, सनस्क्रीन का यूज़ किया जाता है, और ये आपके यूवी को प्रोटेक्ट करता है। तो आपका यूवी रेज कहाँ पाया जाता है, सनलाइट में पाया जाता है। अब विजिबल लाइट, विजिबल लाइट भी सनलाइट में पाया जाता है, ठीक है। इसमें 7 कलर होते हैं, आपने सुना होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से आपके जो विजिबल लाइट होते हैं उसमें 7 कलर पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है इंफ्रारेड।
इंफ्रारेड का यूज़ हम मेनली स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी करते हैं। आप सिलेबस में आगे जाके पढ़ेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका रहेगा माइक्रोवेव्स। ये वही माइक्रोवेव है जिसका यूज़ हम मेनली किचन में करते हैं। किचन में जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं उसमें जिस तरह के रेडिएशन का यूज़ किया जाता है वो आपके माइक्रोवेव के रेंज में आते हैं। नेक्स्ट आपका होता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स यानी कि जो रेडियो में यूज़ होता है ना, जैसे रडार है, रडार का जो सिस्टम होता है, रडार आपने सुना होगा। इसके अलावा टेलीफोन होता है, ये सेलफोन होता है आपका, ठीक है। और इसके अलावा रेडियो, रेडियो जो हम मेनली सुनते हैं, तो ये जितने भी वेव्स हैं आपके, ये आपके किसके अंडर आते हैं? रेडियो वेव्स के अंडर में आते हैं। इसमें से कुछ आपके माइक्रोवेव के साइड भी आएंगे और कुछ आपके रेडियो वेव के साइड में भी आएंगे। इसके बाद आपका आता है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इस तरीके से इसकी स्केलिंग है। अभी आप देखेंगे आपका ये जो स्केलिंग है उसे हम किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके क्या क्या यूनिट होते हैं। तो पहला अगर हम मीटर में देखें तो आपका ये जो गामा रेज है ये आपका स्टार्ट होता है 10⁻13 मीटर और लास्ट आपका जाता है रेडियो वेव में 10⁻2 मीटर, ठीक है। ये बढ़ रहा है, आप देखिए ये माइनस में थी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू किस में आ गई है? पॉजिटिव में आ गई है। तो जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे, अपने रेडियो वेव की तरफ बढ़ेंगे, गामा रेज से हम रेडियो वेव की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, इसका जो भी वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। अगर हम सेंटीमीटर में इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आपका स्टार्ट होता है 10⁻⁻11 सेंटीमीटर से और लास्ट आपका जाता है 10⁻3 सेंटीमीटर तक। अगर हम इसे नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करें तो ये आपका रहेगा 10⁻⁻4 नैनोमीटर और यहाँ तक जाता है आपका 10⁻9 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, वेवलेंथ यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ लिखा है ये क्या होती है, एनर्जी क्या होता है और ये कैसे इस स्पेक्ट्रा में हमने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहला चीज़ आता है आपका एनर्जी। एनर्जी अगर हम देखें, ठीक है, तो आप देखिए एनर्जी क्या हो रही है आपकी, एनर्जी आपकी इस तरफ पे कम है, इस तरफ पे ज़्यादा है। मैंने लिखा है यहाँ पर हाई एनर्जी और यहाँ पर लो एनर्जी। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ेंगे एनर्जी कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जैसे अगर हम इस यूनिट को माने, अगर हम इस यूनिट को एक यूनिट ले लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कितने बार आपका ये वेव्स आई हैं। तो यहाँ पर आपका है 1 2 3 4 5 वेव इस यूनिट में आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम इस यूनिट को कवर करें तो यहाँ पर आपकी टोटल कितनी वेव आ पा रही है? 2 ही वेव यहाँ पर आ पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी वो भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम है, सिर्फ 2 ही वेव यहाँ पर आ पा रही है, इसीलिए इसकी जो एनर्जी है वो भी लो रहेगी। तो आप समझ गए होंगे जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में आगे बढ़ेंगे जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी है वो कम होते जाएगा और आपका जो गामा रेज है उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद रेडियो वेव्स। तो वही यहाँ पर इस एनर्जी में दिया गया है, ठीक है। मेनली हम क्या कवर कर रहे हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में, हम देखेंगे यूवी, विजिबल और IR, क्योंकि ये तीनों टॉपिक हमें आगे जाके पढ़ना है। तो यूवी का अगर हम देखें तो यूवी का सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है इसमें यूवी क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है। तो इस साइड जैसे हम जाते जाएंगे तो क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, यूवी की है। उसके बाद आपकी आएगी एनर्जी विजिबल की, क्योंकि यूवी के बाद क्या आता है, विजिबल आता है। और उसके बाद आएगा आपका IR यानी कि इंफ्रारेड, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या समझ सकते हैं, जो भी एनर्जी है आपकी यूवी की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपकी विजिबल की और उसके बाद आपकी इंफ्रारेड की है। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि जैसे एक यूनिट हमने यहाँ पर लिया है तो उसमें कितने बार वेव्स आ रही हैं उसी को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वो यहाँ का डेफिनेशन में भी लिखा है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट हमने लिया है, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स वहाँ से पास होंगी, कितने नंबर ऑफ वेव्स हमें वहाँ पर मिल रहे हैं, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी आप देखो यूवी का ज़्यादा रहेगा, विजिबल का कम रहेगा और IR का उससे भी कम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रा में आगे बढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है। तो यूवी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, विजिबल का फ्रीक्वेंसी कम रहेगा और IR का फ्रीक्वेंसी उससे भी कम रहेगा। तो वही चीज़ इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, यूवी का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद विजिबल और उसके बाद IR। नेक्स्ट हमारा आता है वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट वेव्स। जैसे कि यहाँ पर हमने कोई वेव लिया है, ये आपकी वेव है, ठीक है। अब इन 2 वेव्स के बीच का ये जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसे ही क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है।
ठीक है। दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसे वेवलेंथ कहा जाता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है। तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो लेंथ था वो कम है, क्योंकि यहाँ पर जो भी फ्रिक्वेंसी है वेव की वो पास पास है। जितने भी वेव्स यहाँ पर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, काफ़ी क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के। लेकिन जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रा में आगे बढ़ेंगे, आपका ये जो रेडियो वेव है, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका वेव का लेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट वेव को हम कहेंगे वेवलेंथ, और वेवलेंथ आपका स्पेक्ट्रा के साथ बढ़ता है। इसीलिए आपका यहाँ पर यूवी का वेवलेंथ सबसे कम होगा, उसके बाद आपका आएगा विजिबल, और उसके बाद आपका आएगा इंफ्रारेड। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, यूवी का सबसे कम रहेगा, उसके बाद विजिबल आएगा, और उसके बाद IR आएगा। अब देखिए इस स्पेक्ट्रा को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है। अगर स्पेक्ट्रा को हम इस तरीके से बनाएं, ठीक है, गामा रेस को अगर हम इधर रखें और रेडियो वेव को इस साइड रखें, तो आपका जो वेवलेंथ है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। शॉर्ट से किसकी तरफ जा रहा है, लॉन्ग की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए दो एडजेसेंट पीक का जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन यहाँ पर दो एडजेसेंट पीक का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम होगी। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है वेव नंबर। वेवलेंथ हमने कवर कर लिया, अब हमारा आएगा वेव नंबर। वेव नंबर होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो उल्टा रहेगा, रेसिप्रोकल रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा, वेव नंबर कहा जाएगा। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो वेव नंबर है उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू, ये क्या है, आपका वेवलेंथ है। तो इस तरीके से आपका वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जैसे ही हम अपने यूनिट में आगे बढ़ेंगे, यूवी के बारे में पढ़ेंगे, IR के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी वहाँ पर आएंगे बार बार कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है। तो इसीलिए ये सारे टर्मिनोलॉजी हमको जानना यहाँ पर ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, कितने टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला होता है इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि एब्जॉर्प्शन के फेनोमेनन पे काम करते हैं उन्हें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें आता है। जब हम किसी भी सैंपल में यूवी रेस को पास करते हैं तो वो जो सैंपल है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशन को, और जो बचा हुआ रेडिएशन है वो उस सैंपल से पास आउट होता है और डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या फेनोमेनन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का, कि जो सैंपल है उसमें जो भी आपका ड्रग प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ये जो फेनोमेनन है वो आपका एब्जॉर्प्शन पे बेस है, इसीलिए इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर माना गया है। सेकेंड आता है इसमें आपका कलरीमेट्री। कलरीमेट्री का भी सेम प्रिंसिपल होता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका भी सेम प्रिंसिपल होता है। ये भी आपका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन पे बेस होता है। और नेक्स्ट है आपका AS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि फ्लोरोसेंस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। फ्लोरोसेंस यानी कि कोई भी जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और उसके बाद वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो एक एनर्जी रिलीज करता है जिसे बोला जाता है फ्लोरोसेंस। तो इस प्रिंसिपल पे जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करेंगे उसे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर कहा जाएगा। तो इसमें आपका एग्जांपल आता है फ्लोरीमेट्री। ये जो मशीन होती है फ्लोरीमेट्री की, ये आपके फ्लोरोसेंस पे बेस होती है, इसीलिए इसे इसके अंडर डाला गया है। तीसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें आपका इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब इमिशन पे काम करेगा, इमिशन यानी कि रिलीज करना, कोई भी जब वो लाइट रिलीज करेगा या कलर रिलीज करेगा तो इसे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर कहा जाएगा। तो इसमें आपके एग्जांपल में पहला है फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री आपके इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम करता है। फ्लेम मतलब कि जैसे हमने किसी भी मॉलिक्यूल को जब हीट दिया, फ्लेम यानी कि हीट, तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को हीट देंगे तो वो क्या करेगा, एक अलग सा कलर प्रोड्यूस करेगा या कह सकते हैं लाइट रिलीज करेगा, तो उसे कहा जाएगा फ्लेम फोटोमेट्री। जैसे अगर हम एग्जांपल लें सोडियम का, तो सोडियम को जब बर्न किया जाता है हीट में, फ्लेम में जब उसे जलाया जाता है तो सोडियम आपका येलो कलर प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम को जब जलाया जाएगा फ्लेम में तो वो वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो कलर हमें उस फ्लेम में मिल रहा है,
तो कलर किस लिए मिल रहा है? क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल है वो हीट की वजह से क्या कर रहे हैं, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, कलर इमिट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका ये जो फ्लेम फोटोमेट्री है उसको किसके अंडर डाला गया है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर डाला गया है। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका प्लाज्मा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो प्लाज्मा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये इसी फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का एडवांस वर्जन है। साथ ही आपको ये जो फ्लोरोमेट्री है, कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में आपको ये जो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इसी के अंडर मर्ज मिलेगा, ठीक है। ये जो फ्लोरोमेट्री है इसे भी इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, फ्लोरोसेंस, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है ये आपका है अभी ग्राउंड स्टेट में, ये आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, इसे बोला जाएगा एक्साइटेड स्टेट। और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये जो स्टेट है एक्साइटेड स्टेट, ये अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल रहता है। इसी वजह से क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल है वो तुरंत फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, और जैसे ही ये मॉलिक्यूल वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये एक एनर्जी रिलीज करता है, और उसे ही क्या कहा जाता है, फ्लोरोसेंस कहा जाता है। तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है एनर्जी इमिट कर रहा है या रिलीज कर रहा है। इसी इमिशन के वजह से कहीं कहीं पे आपको ये जो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इमिशन के अंडर मिलेगा। तो इस तरीके से हम टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्लासिफाई करते हैं। मैंने इसे अलग से इसलिए दिया है क्योंकि आपका ये जो फ्लोरीमेट्री है ये आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, तो इसे हमें वैसे भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये है हमारे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।